अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट एक्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था द प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 और आज हम रिवाइज करेंगे द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 और ये 2020 का 15वां एक्ट है। तकरीबन मिलता जुलता है ये एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ, इसकी काफ़ी चीज़ें रेलिवेंट हैं और इसमें ये भी शॉर्ट सा ही है। 18 इसमें टोटल सेक्शंस हैं जिसमें 18 सेक्शन जो है वो रिपील हो गया था, यानी ख़त्म हो गया था और उसके बाद इसका स्केजुअल है। कुछ चीज़ों की लिस्ट दी गई है यानी जिनको आप होर्ड नहीं कर सकते। होर्डिंग मीन्स कि आप इनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकते, आप इनको रख कर फिर उसके बाद जो लोग उस चीज़ों को स्टॉक करके रख के फिर उनको महंगे दामों बेचते हैं, एक्चुअली उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था। और ख़ास तौर पर कोविड-19 2020 में जब कोरोना वायरस पेंडेमिक आया था पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, तो तब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको स्टोर करना शुरू कर दिया था और ताकि बाद में उनको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में बेच सकें। इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि इस चीज़ से फिर आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट होती है, एक प्राइस हाइक क्रिएट होती है और चीज़ों की जो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो रही होती, इस चीज़ से बचने के लिए ये बनाया गया था। अब होर्डिंग से होता क्या है, ये भी MCQs आ सकता है कि इवेंट्स ऑफ होर्डिंग कंट्रीब्यूट टू एडवर्सिटीज़ इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू द पीपल एट लार्ज, स्पेशली इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन। यानी ख़ास तौर पर ऐसी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं जब मुकम्मल या पार्शियल लॉकडाउन होता है और लोगों को चीज़ों की ज़रूरत होती है लेकिन लोग उसको स्टॉक कर रहे होते हैं ताकि उसको महंगे दामों बेच सकें। ये एक्ट बेसिकली होर्डिंग को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था ताकि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है उसको ना करें। अगर कोई कर रहा हो तो उसको चेक कैसे किया जाए और इस लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। इसका सेक्शन 1 जो है वही शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस एक्ट का नाम क्या है, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 और ये पूरे पंजाब पे लागू होता है एंड इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये हमारा सेक्शन 1 है और सेक्शन 1 में यही चीज़ें बताई गई हैं जो आपको MCQs में पूछा जा सकता है। सिंपल से MCQs आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट का नाम क्या है एग्जैक्टली, यानी थोड़ा बहुत चेंज करके आपको पूछ सकते हैं। द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 है तो उसको चेंज कर देंगे, या पंजाब है तो उसको चेंज कर देंगे, या कोई और एक वर्ड ऐड कर देंगे। उसके अलावा होल ऑफ द पंजाब पे ये लागू होता है, इसमें आपने कोई और नहीं लिखना, होल ऑफ द पाकिस्तान नहीं लिखना, या कोई और प्रोविंस आ जाता है तो वो नहीं लिखना, ये सिर्फ पंजाब के लिए है। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। उसके बाद डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जिसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है ये सेक्शन 2 में जो है वो डेफिनेशंस है। यानी इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेक्शन 2 में क्या किसके बारे में बात हो रही है या डेफिनेशंस का जिक्र किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस का है। सबसे पहले आर्टिकल है स्केजुअल के अंदर, यानी उस लिस्ट के अंदर मौजूद, इस एक्ट की लिस्ट में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम आर्टिकल कहेंगे। कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, 5th ऑफ 1898। डीलर कोई भी ऐसा पर्सन, ट्रेडर या पार्टनरशिप पर्सन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट करता हो चीज़ों को बेचने के हवाले से, उसको हम डीलर कहेंगे। गवर्नमेंट मीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और होर्ड मीन होर्डिंग। होर्ड या होर्डिंग का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स को, मतलब जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ हो तो आप उसको ज़ख़ीरा कर लें, उसका स्टॉक को स्टोर कर लें और उसको फिर वेयर नो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सब क्लॉज 1, होर्ड और होर्डिंग शेल मीन स्टॉकिंग और एक्यूमुलेशन ऑफ आर्टिकल्स विदाउट ऑफरिंग सच आर्टिकल्स फॉर सेल डिस्पाइट देयर बीइंग अ डिमांड बाय द कंज्यूमर्स। यानी कंज्यूमर्स की डिमांड होने के बावजूद आप चीज़ें सेल के लिए ना दिखाएं, आप कहें कि वो चीज़ है ही नहीं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल चीनी जो है वो अक्सर लोग ज़ख़ीरा कर लेते हैं, गंदम ज़ख़ीरा कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, ताकि बाद में उसको आप मैक्सिमम प्राइस में बेच सकें, महंगी बेच सकें। इसको होर्डिंग कहते हैं। ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर पंजाब सिविल एक्ट 2017 के तहत जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसको हम यहाँ पे ऑफिसर कंसिडर करते हैं, या डिप्टी कमिश्नर जिसको अपने बिहाफ पे ऑथराइज कर दे वो ऑफिसर होता है। प्रिस्क्राइब मीन्स इस एक्ट के तहत जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हैं। सेक्शन 3 में ऑफेंस ऑफ होर्डिंग, यानी होर्डिंग जो है वो कैसा ऑफेंस है। एनी डीलर हु इज फाउंड टू होल्ड एनी आर्टिकल शेल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years। अब ये चीज़ आपने बहुत गौर से देखनी है। सेक्शन 3 में होर्डिंग ऑफेंस जो है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है।
सिमिलर यहाँ पे इसकी है एक चीज़, सिमिलैरिटी है एसेंशियल कमोडिटीज़ हाई प्राइसिंग वाली के साथ कि यहाँ पे भी 3 साल की कैद होती है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे फ़ाइन का है जस्ट। वहाँ पर फ़ाइन जो है वो 5 लाख था, यहाँ पर 50% ऑफ द आर्टिकल सेल, यानी जो आपने स्टॉक देखा है, ढूंढा है, उसको आपने बेचना है, उसकी जो प्राइस होगी उसका 50% उसका फ़ाइन होगा। अब सेक्शन 4 में बताया गया है कि पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर ऑफ आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल, चाहे वो चीनी है, चाहे वो कोई और चीज़ है, कोई भी ऑफिसर के पास अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, उसको बताया गया है कि यहाँ पर प्लान चीज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई पड़ी है, यहाँ होर्डिंग हो रही है इस चीज़ की, वो जाके वहाँ पर उसके पास पावर है कि वो वहाँ जाके सर्च करे, और अगर वो वहाँ के रिकॉर्ड राइटिंग की शक्ल में देखे, और अगर उसको लगता है कि वहाँ पर जो है वो आर्टिकल्स वाकई होर्डिंग उसकी हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ऑफेंस करार दे दी। और सब सेक्शन 1 के तहत जब वो उस प्रेमिसेस में एंटर होता है और उसको देखता है वहाँ पर, और देखता है कि इस एक्ट की प्रोविजंस की कंट्रोवेंशन हो रही है, यानी इस एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो वहाँ पर मौजूद जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको इमीडिएटली सीज कर सकता है, और उनकी एक डिटेल रिपोर्ट बनाएगा वो ऑफिसर उन आर्टिकल्स की, कितने आर्टिकल्स थे, उनकी क्या प्राइस थी, और उसके अलावा प्रोविजंस ऑफ द कोड शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सर्च एंड सीजर अंडर दिस एक्ट, यानी हम जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं यहाँ पर, उसकी सर्च और सीजर में हम उस कोड को कंसीडर नहीं करेंगे। अब जो चीज़ें उसने सीज कर ली हैं उनके साथ क्या करना होता है, उनकी बोली लगाई जाती है, और ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी होती है, ये पावर होती है कि उनको वो बेच दे उन आर्टिकल्स को, सेक्शन 4 के तहत ऑक्शन कर दे, और उसके बाद फिर किसी उसका जो पैसे होते हैं वो किसी भी प्रॉफिट बियरिंग बैंक में या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ होता है, अक्सर लोगों की नज़र से, बच्चों की नज़र से नहीं गुजरता कि कौन सा बैंक होगा, तो नेशनल बैंक का भी ऑप्शन आ रहा होता है, तो आप उसमें नेशनल बैंक ही बताएंगे, उसमें जमा करवा देगा। और अगर जो पर्सन जिसके वो चीज़ें हैं उसने ऑफेंस नहीं किया सेक्शन 3 के तहत, तो उसको वो पैसे वापस मिल जाएंगे, और अगर उसने ऑफेंस किया है तो वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में चला जाएगा, गवर्नमेंट के ख़जाने में वो पैसे चले जाएंगे। सेक्शन नंबर 6 में क्या है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। इट मीन्स के जो होर्डिंग एक्ट है वो विदाउट वारंट भी उसको चेक किया जा सकता है, किसी भी वक्त किया जा सकता है। स्पेशल मजिस्ट्रेट जो होता है सेक्शन 8 के तहत shall take cognizance of an offence under this act upon written information by the officer। स्पेशल मजिस्ट्रेट को जो ऑफिसर ऑथोराइज करता है वो उसके रिटन ऑर्डर के अंडर उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है, या जो भी उसके खिलाफ एक्शन करना है वो कर सकता है। सेक्शन 7 में बताया गया है ऑफेंसेस बाय कॉरपोरेशंस, अगर कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर, प्रिंसिपल या प्राइमरी ऑफिसर या कोई डायरेक्टर भी इस तरह का कोई ऑफेंस करता है, तो उसके ऊपर भी यही एक्ट लागू होगा। सेक्शन 8 में कहते हैं पावर टू ट्राई ऑफेंसेस सिमिलरली। अब ये जो होते हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 260 ऑफ द कोड, ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 14A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत के सेक्शन 14A के तहत जो स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट बनाया जाता है या स्पेशल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, वो इन सेक्शंस के अंडर जो है वो उसकी ऑफेंसेस को पनिशेबल करार देकर उसको पनिश कर सकता है जो गिल्टी होता है। उसके अलावा जो ये सारा ट्रायल होगा ये 30 डेज़ के अंदर कंक्लूड कर दिया जाता है, यानी आपको ये भी पूछा जा सकता है कितने डेज़ में ये ट्रायल कंक्लूड किया जाएगा होर्डिंग का। देन आपके पास सेक्शन 9 है अपील का। जो भी पर्सन होगा उसको अगर कोई एतराज़ है तो वो अपनी कन्विक्शन के जो ऑर्डर्स हैं उसके ख़िलाफ़ एक अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के सामने, अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के सामने वो अपील कर सकता है। कब तक कर सकता है? विद इन 30 डेज़ ऑफ सैड ऑर्डर। जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो वो उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के सामने अपील कर सकता है।
और उसकी अपील जो है वो 30 डेज़ में ही डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। इट मीन्स कि उसका जो फैसला होगा, उसका जो मसला होगा वो 30 डेज़ में ख़त्म कर दिया जाएगा। सेक्शन 10 है रिवॉर्ड फॉर इन्फॉर्मर्स। अगर कोई बंदा, कोई एक पब्लिक पर्सन, कोई भी, उसको लगता है कि फ़लाँ जगह पे कोई दुकानदार, कोई सेलर या कोई डीलर होर्डिंग कर रहा है किसी स्पेसिफिक चीज़ की, तो वो उसकी खबर गवर्नमेंट ऑफिसर को देता है, तो उसको भी गवर्नमेंट एक्सचेकर में जो पैसे जमा करवाए जाते हैं, उस होर्डिंग की रकम जमा करवाई जाती है, उसका 10% उस इन्फॉर्मर को मिलेगा, उस मुखबरी करने वाले बंदे को 10% मिलेगा। इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशंस ये सेक्शन 11 में है। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मर वाली बात कौन से सेक्शन में बताई गई है? सेक्शन 10 में। यानी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो 10% मिलना होता है उसको हिस्सा इन्फॉर्मर को, वो कौन से सेक्शन में, वो 10 सेक्शन में है, या ये पूछा जा सकता है कि इन्फॉर्मर को कितने % जो है वो हिस्सा मिल सकता है। सेक्शन 11 में है इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशंस। एवरी डीलर शेल प्रोवाइड फॉर कंसर्न ऑफिसर, जो इंफॉर्मेशन वो देगा वो बिल्कुल क्लियर देगा और अपना स्टॉक डिक्लेयर करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कोई एक फर्टिलाइज़र डीलर है और उसके पास 50 टन फर्टिलाइज़र पड़ी हुई है, तो उसके स्टॉक रजिस्टर के अंदर मेंशन होना चाहिए कि मेरे पास 50 टन डीएपी या यूरिया फर्टिलाइज़र मौजूद है। उसके पास रिटन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और अपना स्टॉक उसे डिक्लेयर करना चाहिए। अगर कोई अपना स्टॉक डिक्लेयर नहीं करता तो वो भी होर्डिंग ही कंसीडर की जाएगी। उसकी स्टॉक कितना है, उसकी वैल्यू क्या है, उसे डेट ऑफ परचेज क्या है, कितना उसने सेल किया है, उसमें से ये सब कुछ उसके रजिस्टर में मौजूद होना चाहिए। सेक्शन 12 में ऑफेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग एंड फेलियर टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। एनी डीलर और ओनर ऑफ अ गोडाउन और स्टोरेज प्लेस और अदर मैनेजमेंट और एजेंट हु फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और गिव फेक और फॉल्स इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एनी ऑफ द आइटम्स आर डिटेल्स under section 11 or provides information of contracts, agreements or arrangements found to be fake or false, or is otherwise found to be involved in speculative dealings or market manipulation, creating artificial false and misleading appearance with respect to price or market for, shall be guilty of an offence punishable with simple imprisonment up to 3 years and fine up to ₹1 million। कोई भी ऐसा बंदा जो अपनी इंफॉर्मेशन गलत देता है, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने गोडाउन यानी गोदाम के बारे में, या अपनी मार्केट के अंदर जो आर्टिफिशियल किस्म की एक प्राइस हाइक क्रिएट करता है, इन्फ्लेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, प्राइसेस के बारे में वो मिसलीड करता है लोगों को, उसको वो पनिशेबल होगा। उसको भी 3 साल की कैद होगी और तकरीबन जो है 1 मिलियन तक उसको जो है वो फाइन हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 13 में है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन अंडर दिस एक्ट। यानी कोई भी ऑफिसर जो ऑथोराइज ऑफिसर होगा जो एक्शन लेगा होर्डिंग के खिलाफ, उसके खिलाफ उसको कानून की मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी और उसका एक्शन जो भी होगा वो गुड फेथ में अगर है तो वो उसको किसी किस्म का कोई कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जा सकेगी। और उसके अलावा एक्शन इन एड ऑफ एन ऑफिसर। In giving effect to the provisions of this act, an officer where he deems fit may seek the aid of law enforcement agencies। अगर किसी ऑफिसर को लगता है कि मैं यहाँ पर चेक करने जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे कोई इशू हो सकता है, तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मदद भी ले सकता है। ये भी उसके पास अथॉरिटी है या ये उसकी इस एक्ट की प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीका है। पावर टू मेक रूल्स। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी ऑफिशियल गज़ट के थ्रू इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने या इस एक्ट के तहत मज़ीद रूल्स बनाने की पावर रखती भी है और उसको किसी ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई करेगी, नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी कि ये रूल्स मज़ीद बनाए गए हैं इस एक्ट के तहत। सिमिलरली एक्ट टू ओवरराइड द लॉज। इस एक्ट की जो प्रोविजंस हैं shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force। यानी इस लॉ को ओवरराइड दूसरे लॉज नहीं कर सकते। पावर टू अमेंड स्केड्यूल। गवर्नमेंट may by notification in official gazette amend the schedule as to add or omit from it any entry। यानी उस लिस्ट के अंदर मौजूद किस चीज़ को omit करना हो या ऐड करना हो तो वो भी गवर्नमेंट किसी ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के ज़रिए बता सकती है।
द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020 यहाँ पर रिपील हो जाता है, यानी इसका सेक्शन 18 जो है वो रिपील कर दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है। बाकी ये एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं या जो कमोडिटीज़ जिनकी होर्डिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी होती है कि इनकी होर्डिंग की जा सकेगी, ये उनकी लिस्ट है। और ये आपके पास टोटल जो आर्टिकल्स हैं ये हैं, आप देख सकते हैं इसमें डेली यूज़ की वही चीज़ें भी हैं और जिनको स्टोर किया जा सकता है, इसमें मेनली वो चीज़ें हैं। और ये आपके पास हैं, इसमें आप देखें यहाँ पे सर्जिकल ग्लव्स, फेस मास्क, N95 मास्क, सैनिटाइजर्स, क्योंकि ये उस दौर में आया था तो ये भी लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिए थे। अच्छा, इसमें टोटल 41 आपके पास आर्टिकल्स हैं और आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना, यानी एसेंशियल कमोडिटीज़ वाले जो आर्टिकल्स थे वो 49 थे और जो ये हैं ये 41 हैं। और ये जो और यहाँ पर आपका जो ये लॉ है ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से मेमोराइज भी हो गया होगा और रिवाइज भी हो गया होगा। थैंक यू सो मच।